हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इस 2 बजे के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर। आज 27 दिसंबर मंगलवार ट्यूसडे का दिन है और आज हम आपके लिए ये महत्वपूर्ण 10 मुद्दे लेकर आए हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। न्यूज़पेपर में से क्या महत्वपूर्ण चीज़ होना और किस नज़रिए से उसको पढ़ना, क्या स्टोरी इस काम की है, ठीक है, ये आपको इस मॉड्यूल में पता चलता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल को देखते हैं और बहुत खुशी खुशी एक इनसे पॉजिटिव वर्ड हमें बताते हैं और साल भर की तैयारी में ये उनके लिए बिल्कुल मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको ये मॉड्यूल पसंद आता है, इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, साथ साथ में हम आपके लिए ये प्रीमियर मोड पे 2 बजे एक इनसे इसको रिलीज़ करते हैं ताकि आप यहाँ पे लाइव चैट का आनंद उठा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए ग्रेट। आज आपके सामने ये 10 महत्वपूर्ण खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। इन 10 खबरों के अंदर हमारा मकसद रहता है कि हम आपको करंट अफेयर तो सिखाए, पर साथ साथ में लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको मदद करे। दोस्तों, वो भी हम आपको बताएंगे। साथ में अंग्रेजी के शब्द, साथ में लॉजिकल थिंकिंग, है ना, सब चीज़ हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये जो भी मॉड्यूल है, ये सभी मॉड्यूल आपको पूरे साल भर मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज का ये मॉड्यूल सिर्फ आज के आज ही आपको मदद करेगा, कल इसका कोई मदद नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। ये सो नो, ठीक है। तो ये आपको साल भर मदद करेगा। तो आपका काम है कि सभी मॉड्यूल को देख लीजिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने बच्चों ने पूरे के पूरे मॉड्यूल देख चुके हो। अगर देख चुके हो तो वेरी गुड, अगर बाकी हो दोस्तों ख़त्म करो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों, जो आपको कहीं अखबारों में छुपी होगी और आपको नहीं ढूंढ पाओगे, और आप ऐसे एग्ज़ाम में कहीं पे भी मिले, मतलब एग्ज़ाम के लिए तैयारी में, और कहीं मिलेगी नहीं और एग्ज़ाम में दिख जाएगी। ठीक है ना, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते दोस्तों। बहुत टेक्निकल बातें भी आज करनी है तो थोड़ा जल्दी करते हैं। अपनी नोट और कॉपी और पेन लेके बैठ गए ना भैया? ठीक है, सब चीज़ों का नोट करते हो कि नहीं? वेरी गुड। दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ जो आपके सामने है वो ये है कि इलीगल देसी कॉल सेंटर इज बिहाइंड 10 बिलियन लॉस टू अमेरिकन्स इन 2022। भाई साहब, अमेरिका के लोगों को इंडिया के लोगों ने चूना लगा दिया। कितना? 10 बिलियन डॉलर का। ठीक है दोस्तों, ये तो समझिए हम किस किस तरीके के क्राइम कहाँ कहाँ तक करते। क्राइम ना बाउंड्री क्रॉस कर दी है भाई, है ना। वो पहले लिमिटेड होता था, आतंकवादी लोग होते थे जो बाउंड्री क्रॉस कर से करके मतलब क्राइम करते थे। अब तो भाई साहब क्या ही क्या पंगा होता है। और ये ज़्यादातर कॉल सेंटर करते हैं। कॉल सेंटर किस तरीके से काम करते हैं जो आपको पता ही है। 100, 200, 300 लोगों को एक जगह पर बिठाकर, ठीक है, इंडिया के लोगों को, है ना, इंडिया का हरीश हैरी बनकर अमेरिकन एक्सेंट में बात करता है उधर। ये सुनो, इन्वेस्टमेंट के नाम के ऊपर 3 बिलियन डॉलर का चूना लगा दिया। ठीक है, ईमेल के ऊपर 2.4 बिलियन का चूना लगा दिया। पर्सनल डेटा ब्रीच का 1.2 बिलियन का चूना लगा दिया। प्यार मोहब्बत वाली बातों में 1 बिलियन डॉलर का चूना लगा दिया। ठीक है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट में 781 मिलियन 6,400 करोड़ का चूना लगा दिया। इतना बड़ा चूना लगा दिया और हम रेगुलरली ये नई नई इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं। अब वो मतलब सिर्फ प्रॉब्लम थोड़ी रहा कि जामतारा के लोग इंडियन लोगों को चूना लगा रहे, अब जामतारा के लोग बाहर भी चूना लगा रहे। समझ में आया ना दोस्तों? चलिए बढ़िया। अब बात सिर्फ यहाँ तक लिमिट नहीं है। अब क्योंकि ये रिपोर्ट के द्वारा पब्लिश हुआ और ये रिपोर्ट सब जगह पे बातें चल रही है। अब 2 कंट्रीज के बीच में बातें चल रही है और अमेरिका अब इंडिया को, है ना, एक तरीके से थप्पा लगाकर बोल सकता है कि भाई ये इंडिया है और यहाँ पे धोखाधड़ी होती है और ये धोखाधड़ी ना हो इसके लिए इंडिया को बहुत ही स्ट्रांग एक्शन लेना पड़े। अगर इंडिया इस तरीके के स्ट्रांग एक्शन नहीं लेगा जहां पे इन सब कॉल सेंटर्स को पकड़कर इनके गलत लोगों को पकड़ के जेल में डालेगा नहीं, तो ये तो इंडिया की इमेज बिगड़ेगी। और इंडिया की इमेज जब इंटरनेशनल से मार्केट में बिगड़ती है तो यहाँ पे फिर बिजनेस आना और इंडिया का जो सबसे बड़ा
सर्विस सेक्टर एक जमाने में चालू हुआ था जिसको नाम दिया गया था बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसके नाम के ऊपर थॉमस फ्रीडमैन करके एक भाई साहब थे, उन्होंने किताब लिख दी है ना, कि भैया किताब का नाम लिखा द वर्ल्ड इज फ्लैट। वो इंडिया के बीपीओ बिजनेस से इंस्पायर हुए और उन्होंने बताया कैसे वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की वजह से एकदम फ्लैट हो चुका है, लेवल प्लेइंग फील्ड आ चुका है। उस बात पे उन्होंने इतनी सारी बातें लिखी और पूरे वर्ल्ड में इस बातों को पॉजिटिवली लिया गया, तो आज इसके तो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो इंडिया को और इंडिया की गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत सीरियस काम करना चाहिए, ऐसा तो लग रहा है। समझ आया दोस्तों? ठीक है ना? अच्छा, अब आप ये बोलेंगे सर इसका हमारी एंट्रेंस एग्जाम के साथ क्या लेना देना? ठीक है दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम के साथ सीधा लेना देना तो नहीं है, पर जब इंडिया और यूएसए रिलेशनशिप के बारे में बात होगी या जब साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात होगी और ऐसा कोई करंट अफेयर का पैराग्राफ आएगा जहां पे साइबर सिक्योरिटी की बात होगी, वहां पे ये मुद्दा आपको बड़ा मदद करेगा। समझ आया दोस्तों? यू नेवर नो कौन से मुद्दे के ऊपर बात हो सकती है। जैसे इस साल इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बातें करी ना, ठीक है, एक बड़ा सा अच्छा पैराग्राफ लेकर आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो भैया इस बार भी हमें उसके लिए तैयार तो रहना पड़े। चलिए अगला इवेंट पे चलते हैं। ठीक है, चंदर उदय सिंह इज अ सीनियर एडवोकेट, उन्होंने एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल लिखा है इन हिंदू न्यूज़पेपर which is about dismissed review petition and egregious error। सबसे पहले इस again से जो इन्होंने इसको जो नाम दिया है इस आर्टिकल को, है ना, ठीक है, उसके वर्ड्स को समझते हैं। अ डिसमिस्ड रिव्यू पिटीशन, समझदार बच्चों को पता होगा, मैंने लास्ट वीक में बिल्किस बानो का रिव्यू पिटीशन के ऊपर करंट अफेयर के मॉड्यूल में मैंने आपको बताया था, आपने देखा भी होगा। रिव्यू पिटीशन हुई थी। व्हाट इज द रिव्यू पिटीशन? द रिव्यू पिटीशन इज कि भैया आपने जो जजमेंट दे दिया है कोर्ट ने, हम चाहते हैं कि उस कोर्ट के जजमेंट को आप वापस रिव्यू करें। दैट इज कॉल्ड रिव्यू पिटीशन। और उसको डिसमिस कर दिया है। हमने आपके साथ बात करी थी कि कोर्ट ने इस रिव्यू पिटीशन को खारिज तो कर दिया है, पर अभी मेन मुद्दा बाकी है। मेन मुद्दा ये बाकी है कि जस्टिस हुआ या नहीं। ठीक है, फटाफट क्विकली मैं आपको बता देता हूं मुद्दा क्या था। बिल्किस बानो का केस क्या था? बिल्किस बानो का केस था कनेक्टेड टू दिस 2002 गुजरात में जब राइट्स हुए थे, जब मोदी साहब 2001 में सीएम बने थे, 2002 में बड़े बड़े राइट्स हुए थे। प्राइमरली एक ट्रेन आई थी अयोध्या से, गोधरा पे रुकी थी और उस ट्रेन का एक डिब्बा पूरा जला दिया था और पूरे अगेन से गुजरात में बड़े बड़े राइट्स हो गए थे। उन राइट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हुए थे, उसमें से एक केस था बिल्किस बानो का, जहाँ पे बिल्किस बानो और उसके घर वाले लोगों के साथ अत्याचार हुआ था, उनके घर वालों को मार दिया था, बिल्किस बानो पे रेप हुआ था और बाद में ये केस अगेन से जिन जिन लोगों को इन्वॉल्व हुए थे उन लोगों के ऊपर केस चला। ये केस पहुंचा था मुंबई हाई कोर्ट में। ठीक है, मुंबई हाई कोर्ट में केस लगाया गया था क्योंकि ऐसा माना गया था कि गुजरात के अंदर ये केस सही तरीके से चलेगा नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको मुंबई हाई कोर्ट में लेकर गए थे। ठीक है, मुंबई हाई कोर्ट ने वो 11 लोगों को कन्विक्ट करार दिया था और उनको जेल में लगा दिया था। ठीक है, कन्विक्ट करके उनको जेल में डाल दिया कि यस यू हैव रेप्ड द गर्ल एंड यू हैव किल्ड द पीपल, दैट इज व्हाट द बेसिस ऑन दे वर कन्विक्टेड। ठीक है, उसके बाद ये लोग जेल में थे गुजरात में, और उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट ने इन कन्विक्टेड लोगों का जो सजा थी उसको रिमिट कर दिया, उनका रिमिशन कर दिया। ठीक है, रिमिशन किस बेसिस के ऊपर किया? एक पुरानी जो पॉलिसी थी जुलाई 9, 1992 की, ये जो पॉलिसी थी जो अब डिफंक्ट हो गई, अब नई पॉलिसी आई है ना, तो ये पुरानी पॉलिसी के मुताबिक इसको रिमिट कर दिया। समझ में आया? ये रिमिट किसने किया भैया? गुजरात गवर्नमेंट ने किया। बिल्कुल नोट करिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। सजा किसने दी? मुंबई हाई कोर्ट ने। रिमिट किसने किया? गुजरात गवर्नमेंट ने। ठीक है ना दोस्तों, चलिए बढ़िया। तो अब इसी मुद्दे के ऊपर बिल्किस बानो ने एक रिव्यू पिटीशन दाखिल करी थी कि भैया ये रिमिशन 15 अगस्त 2022 में जो हुआ, ठीक है, वो सही तरीके से नहीं हुआ।
ऐसा उनका आरोप है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो गुजरात गवर्नमेंट का वहां पे कोई पावर हो नहीं सकता है, क्योंकि जजमेंट मुंबई हाईकोर्ट दे चुकी है, ये सनो, तो वहां पे ही अगेन से रिमिट करने का पावर मुंबई जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए, विच इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, नॉट टू द गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चंद्रउदय सिंह साहब ने इसी मुद्दे के ऊपर बोला कि भैया ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू पिटीशन को जो डिसमिस किया वो सही तरीके से किया नहीं, क्योंकि पुराने ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये बोला है कि जिसका जुरिस्डिक्शन होगा वही बंदा उसको रिमिट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल वाजिब बात है। मेरा मानना है कि ये जो चंद्रउदय सिंह साहब ने जो मुद्दे बोले उन मुद्दों के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूं। ठीक है दोस्तों, यहां पे एक और वर्ड आया, इग्रेजियस एरर। दोस्तों egregious error is not a normal error, it is known as a blunder. Why it is known as blunder समझते हैं। इसके लिए वर्ड है GREG, ग्रेग। ग्रेग माने क्राउड। क्या वर्ड है भैया? ग्रेग। ग्रेग माने क्राउड। उसके ऊपर से वर्ड आता है एग्रीगेट, सब चीजों को एक जगह पे इकट्ठा करना। ग्रेग माने क्राउड, एक ग्रुप में ला देना। जैसे अलग अलग एक से ऑनलाइन वेबसाइट होती है, वो एग्रीगेटर का काम करती है। ओला, उबेर, ये सब कौन है? ये सब कैब एग्रीगेटर है। स्विगी, जोमेटो क्या है? ये रेस्टोरेंट एग्रीगेटर है। समझ में आया दोस्तों? एग्रीगेट, सेग्रीगेट करना, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना। उसके ऊपर से एक वर्ड निकलता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है someone who loves to be in the crowd, someone is a socializer, someone who is a party animal, someone who loves to be in the crowd। और उसके ऊपर से वर्ड आया egregious। egregious is out of the crowd। egregious का मतलब हो गया जो क्राउड में नॉर्मली नहीं होता है वैसा कोई होना, दैट्स कॉल्ड egregious। सो अगर egregious एरर हुई तो नॉर्मल एरर थोड़ी है, ये तो बड़ी अगेन से ब्लंडर है। तो यहां पे इन्होंने नाम दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ब्लंडर लगा दिया। ठीक है ना? उसके बारे में ये बात हुई। समझ में आया दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट का ब्लंडर क्या हुआ वो मैंने आपको समझाया ना, क्योंकि जजमेंट आया मुंबई हाई कोर्ट से, डिसीजन गुजरात गवर्नमेंट ले रही है, उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन करी और उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं भैया ये बात सही है। समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते दोस्तों। एक और रिपोर्ट आया है ना, बड़े काम का रिपोर्ट आया। ठीक है, विच इज स्मगलिंग इन इंडिया। ठीक है, स्मगलिंग इन इंडिया। ठीक है, रिव्यू रिपोर्ट 2021-22। भारत में क्या क्या चीजों का स्मगलिंग होता है उसका रिपोर्ट आया। कितना होता है, किस तरीके से होता है, ये सब यहां पे बताया। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला स्मगलिंग भारत में होता है गोल्ड का। गोल्ड स्मगलिंग हैज बीन अगेन से गोइंग ऑन सिंस एजेस। मतलब पुराने जमाने में मूवीज आप देखो तो भाई अमिताभ बच्चन की मूवी में क्या होता था, गोल्ड स्मगलिंग होते थे ना, सोने के बिस्किट की अगेन से ऐसा स्मगलिंग करते रहते थे। ठीक है, ये कितनी क्वांटिटी में जो रिकॉर्ड में आया, DRI है ना, जो DRI रिकॉर्ड बनाती है विच इज कॉल्ड डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI है ना, उसके मुताबिक ये रिपोर्ट बना। उनके मुताबिक करीबन 800 किलो का स्मगलिंग पाया गया अगेन से सी रूट और एयर रूट के द्वारा। ठीक है, और ये करीबन 400 करोड़ रुपयों का सामान है। सबसे ज्यादा हुआ ये म्यांमार के रास्ते से, फिर वेस्ट एशिया के रास्ते से, और फिर कुछ अलग अलग रास्तों से, और बांग्लादेश से। दिस इज व्हाट द आइडिया इज। समझ में आया दोस्तों? गोल्ड की स्मगलिंग क्यों होती है और गोल्ड की स्मगलिंग किस किस तरीके से होती है। लोग अलग अलग तरीके से गोल्ड की स्मगलिंग करके लेके आते हैं। लिक्विड गोल्ड को ये कहीं शरीर के अलग अलग भागों में लगा के आ जाते हैं, है ना। कोई ये से चाबी वाबी होती है वो गोल्ड की बना देते हैं, उसके ऊपर निकल का कवर लगा देते हैं और बोलते हैं स्टील की चाबी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग रास्तों के द्वारा ये लोग गोल्ड की स्मगलिंग करते हैं। इसलिए करते क्योंकि गोल्ड इंडिया में महंगा है, क्योंकि उसके ऊपर ड्यूटी व्यूटी लगाकर बहुत महंगा बेचा जाता है, और इसीलिए इस तरीके से नकली तरीके से लेकर आओगे तो बड़ा बिगिन से बेनिफिट होता है। दूसरा है फॉरेन करेंसी सीजर्स। फॉरेन करेंसी में सबसे ज़्यादा डॉलर गलत तरीके से कितना अमाउंट बोला, करीबन 1136 लाख रुपयों का। देखा जाए तो बहुत कम है
है ना, ठीक है, होता होगा तो बहुत ज़्यादा, ये तो पकड़ा गया सामान है। उसके बाद दिरहम, उसके बाद सऊदी रियाल, ठीक है ना, तो ये है आपके करेंसी सीजर्स। अब आता है दूसरा, जो भारत में सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती है, दैट इज सिगरेट्स। सिगरेट्स के ऊपर इंडिया में ड्यूटीज और टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सिगरेट्स बहुत महंगी मिलती है और इसीलिए बाहर से लोग सिगरेट लेकर आते हैं। अब आप देखिए, इंडिया सिगरेट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली है, अभी एक लगाने वाली है कि जो लूज सिगरेट होती है, सिंगल सिगरेट मार्केट में बिकेगी नहीं, अब आपको पैकेट में ही खरीदना पड़ेगा, यस और नो, ठीक है। तो ये सिगरेट सबसे ज़्यादा आता है म्यांमार के रास्ते से। ये करीबन 93 करोड़ रुपए की सिगरेट आई, जो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में म्यांमार, यूएई, है ना, और कुछ अननोन सोर्सेज से आई। इसके अलावा अगेन से जो नारकोटिक्स है उसका तो भाई अलग ही लेवल है, ठीक है, ठीक है। एम्फेथेमाइन का 7 किलो मिला, कोकेन 4 किलो मिला, हेरोइन 360 किलो मिला, ठीक है। एमडी ड्रग जिसको बोलते हैं, ठीक है, मेथाम्फेटाइन, ठीक है, विच इज 880 करोड़ का मिला, स्यूडो एफेड्राइन 19 करोड़ का मिला। दोस्तों ये भारत में एयर रूट से मिला। हेरोइन 3000 किलो की हेरोइन जो सी के रूट से आई, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आती रहती है, और आपको पता ही होगा कि ये ज़्यादातर आती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, जिसको अगेन से गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं, और उधर थाईलैंड, कंबोडिया और अगेन से वियतनाम, विच इज़ नोन एज गोल्डन ट्राइंगल, उस रास्ते से आती है ये सब चीज़ें। एनवायरमेंट क्राइम्स बहुत होते हैं, आपने देखा होगा नैरोबी, है ना, जिम्बाब्वे, और अगेन से ये लोग बोलते थे कि एलिफेंट टक्स आइवरी को बेचने के लिए हमें लीगली अप्रूव कर दीजिए, ठीक है। भाई इंडिया में 27 किलो का आइवरी मिला, ठीक है। रेड सेंडर हॉग्स, ठीक है, ये मज़ेदार है। एम्बर ग्रीस होता है, जो वेल होती है ना उसकी वॉमिट, बिल्कुल आपने सही सुना, एम्बर ग्रीस इस वेल की वॉमिट होती है ना, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का वॉमिट होता है। इंडिया ने उसको बैन करके रखा है कि भाई उसकी वजह से, है ना, ठीक है, बहुत सारा बिजनेस होता है। एम्बर ग्रीस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? परफ्यूम बनाने में, सही सुना आपने, परफ्यूम बनाने में एम्बर ग्रीस यूज होता है, और एम्बर ग्रीस इज बेसिकली वॉमिट होती है ना, वेल की, जो भरपूर लोग यूज करते हैं। ड्राइड सी हॉर्स, ई वेस्ट, ये सब बहुत रेगुलरली लेकिन से भारत जैसे देश में यूज होता रहता है, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट केम ऑन रूह अफ़ज़ा ट्रेडमार्क, ठीक है। रूह अफ़ज़ा नाम सुना होगा आपने, ये सुनो, आज ये हमारी चौथी करंट अफेयर की अपडेट है। बिल्कुल दोस्तों, मजा आ रहा है आपको, है ना, छोटी छोटी चीजें जानने को मिल रही है, चलिए वेरी गुड। दिल्ली हाई कोर्ट के पास केस पहुंचा था विच इज अबाउट रूह अफ़ज़ा वर्सेस दिल अफ़ज़ा। क्या नाम है इसका? दिल अफ़ज़ा, ठीक है। ये क्या है आपका? रूह अफ़ज़ा। ट्रेडमार्क का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है भैया? ट्रेडमार्क, ठीक है। ये दिसंबर में इन्होंने जजमेंट दिया। इट वाज अ केस वर्सेस हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया वर्सेस सदर लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड। ये दो कंपनियों के बीच का केस था। सदर वाले बनाते थे दिल अफ़ज़ा, हमदर्द बनाता था रूह अफ़ज़ा। किसका प्रॉब्लम है? ट्रेडमार्क। What is a trademark? A trademark is a distinctive sign. It is indicator used by business organization. Business organization जो trademark यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे प्रो टैलेंट अपना लोगो यूज करता है, that's a trademark. समझ में आया दोस्तों? सिमिलरली ये जो न्यूज हम लेकर आए, दैट इज कमिंग फ्रॉम द हिंदू। सो हिंदू अपना जो ट्रेडमार्क यूज करके, दैट्स कॉल्ड ट्रेडमार्क। इट इज एन एक्सक्लूसिव, इट्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिजिन ऑफ अ कंटेंट। किस बिजनेस ने ये गुड्स और सर्विसेज देता है उसके बारे में ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क का जो भी प्रोटेक्शन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सुनो, जो भी ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज करेगा बेसिकली क्या करेगा? अनऑथोराइज्ड वे में उस साइन को, उस यूसेज को, उस सिग्नल को, उस लोगो को यूज करेगा। दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। अब यहां पे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या था? रूह अफ़ज़ा ने कहा कि भैया ये जो कंपनी है वो दिल अफ़ज़ा यूज करती है। उसका नाम क्या यूज करती है? दिल अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा हमारा नाम है। हमारा जो ट्रेडमार्क है वो ट्रेडमार्क
इतना इंपॉर्टेंट है ना। उन्होंने कहा रूह अफ़ज़ा, और दिल अफ़ज़ा में वर्ड है कॉमन अफ़ज़ा, ठीक है। आगे दोनों ने दिल या रूह ऐसा यूज करा, अंग्रेजी में उसका नाम दिया जाए तो दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो दोनों ने अलग अलग नाम यूज करा, पर क्योंकि ये जो हमारा रूह अफ़ज़ा ट्रेडमार्क है, अब ये बिल्कुल ध्यान रखना, कोर्ट ने भी इसी बात को सहमति दी है, और ये बिल्कुल आप समझना, है ना, क्या सहमति दी है ये समझना। उन्होंने कहा कि जो रूह अफ़ज़ा नाम है वो इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क है ना, इट इज स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क है, इट हैज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ गुडविल, और इसकी वजह से और बरसों से चल रहा है ये नाम, ठीक है। विच मीन्स अगर कोई दिल अफ़ज़ा जब नाम सुनेगा उनको यही लगेगा कि हमदर्द से ही आया है ना, उन्हीं का कोई दूसरा भाई बहन जैसा कोई प्रोडक्ट होगा और अच्छा ही होगा, और इसीलिए ले लेते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूह अफ़ज़ा का भाई होगा दिल अफ़ज़ा, ले लेते हैं। कोर्ट ने भी इसी रैशनल को अप्रूव किया, उन्होंने कहा कि यह फोनेटिक सिमिलरिटी है, रूह अफ़ज़ा दिल अफ़ज़ा बोलने में दोनों सेम लगता है, ये सुनो। सो अगर किसी बंदे की मेमोरी में रूह अफ़ज़ा घुसा हुआ है और वहां दिल अफ़ज़ा वो कुछ देगा तो उसको लगेगा सेम बात है, दुकान वाले से जब लेगा तो दुकान वाले को बोला हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं है ले लो, ठीक है, तो इसमें कोई पंगा नहीं है, दिस इज व्हाट दे सेड, बराबर है। दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और इसकी वजह से उन्होंने रूह दिल अफ़ज़ा को बोला कि बेटा ये नाम लगाना तुम बंद कर दो। उन्होंने इसके पहले ऐसा ही एक और केस किया था, है ना, एक बासमती राइस बनाने वाली कंपनी थी जिसका नाम था डबल डियर, और दूसरी कंपनी ने बनाया गोल्डन डियर, डबल डियर गोल्डन डियर, ठीक है। वहां पे भी कोर्ट ने यही बात के ऊपर, यही रैशनल के ऊपर जजमेंट दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदा ऑलरेडी डबल डियर नाम लेके चला है और उसको कोई गोल्डन डियर नाम लेके आ जाए तो अच्छी बात नहीं है। इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया दोस्तों, है ना। ये रूह अफ़ज़ा दिल अफ़ज़ा का केस समझ में आया। आप बोलेंगे सर क्या एग्जाम में इसके बारे में कुछ जानकारी आएगी? एग्जाम में सीधा नहीं आएगा, एग्जाम में लीगल रीजनिंग के ऊपर ये बिल्कुल जीके में थोड़ी आएगा ये बात है, yes or no, but yes they will definitely ask you what is trademark, what is patent, ठीक है, बराबर है। समझ आया दोस्तों, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ना दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, हाउस रिपोर्ट ऑन कैपिटल अटैक, बड़ा महत्वपूर्ण, लेकिन से अब इन्होंने रिपोर्ट दे दिया 6 जनवरी 2021 में, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कैपिटल हिल पे लोगों को बुलाकर हल्ला किया कि भैया ये जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन सही तरीके से हुआ नहीं है, गलत हुआ है, और हम इस इलेक्शन को मानते नहीं है, ऐसा करके उन्होंने हल्ला किया और प्रोटेस्ट करा, और उसकी वजह से वायलेंस हुआ और वहां पे लोगों की मौत हो गई, ठीक है। इसके ऊपर बड़े बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। अब उनके ऊपर ये केस चला, हाउस ने उन बात को सुना। हाउस हालांकि लीगल बॉडी नहीं है, लीगल बॉडी अभी भी बाकी है। हाउस जो 9 मेंबर की सिलेक्ट कमेटी थी, उन्होंने इस बात को सुना। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगाए गए 4 आरोपों को सही बोला। कौन से 4 आरोप है उनके ऊपर? पहला आरोप, ठीक है, एडिंग इंसरेक्शन, आपने इंसरेक्शन रेबेलियन करने पे आपने सपोर्ट किया, दैट इज पहला। दूसरा, ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफिशियल प्रोसीडिंग, ऑफिशियल प्रोसीडिंग को आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया। तीसरा, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट अगेंस्ट द यूएसए हाउस, कॉन्स्पिरेसी टू डिरेल, कॉन्स्पिरेसी का आरोप। और चौथा, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी टू मेक फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये सब उनके ऊपर आरोप लगे, ये आरोप अप्रूव हो गए, और उस आरोप से उनको ये बोला गया नाउ डोनाल्ड ट्रंप विल बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी फेडरल और स्टेट ऑफिस अगेन। मतलब ये भाई साहब अब अगली बार कोई बनेंगे नहीं, क्या नहीं बनेंगे ये भाई साहब, बनेंगे नहीं ना प्रेसिडेंट, ना कोई इलेक्शन पोजीशन पे बैठेंगे, है ना, ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब इनका फ्यूचर तो ध्वस्त हो गया है। समझ आ गया दोस्तों, क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसको वो चैलेंज तो कर सकते लीगली के ऊपर, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ी बातें होगी। अब तो गया, इनका फ्यूचर खत्म हो गया। ताइपेई, ताइवान पे चाइना ने
वापस हम अगला एक न्यूज़ लेकर आए आपके लिए, पहले भी बताए थे, 71 वॉर प्लेन, 7 शिप्स टुवर्ड्स ताइवान इन 24 आवर। ठीक है, दिस इज यूएसए का एनुअल डिफेंस स्पेंडिंग बिल जो शनिवार को पास हुआ। यूएसए ने अपना एनुअल डिफेंस स्पेंडिंग बिल पास किया। वहां पे एनुअल मतलब वहाँ तो ईयरली चलता है ना सब कहानी, 1 जनवरी से उनका नया फाइनेंशियल ईयर आएगा, तब से ये कहानी चलती है। तो उन्होंने बिल पास कर दिया अपने मिलिट्री स्पेंडिंग में, जिसमें ताइवान को सपोर्ट करने वाले बहुत पैसे आए थे, और जिसके लिए चाइना ने बोला कि भाई अब हम तुम्हारी बात नहीं मानते, हम तुम्हारे पे अटैक करेंगे। मतलब अटैक तो नहीं किया, पर इन्होंने अपना फोर्स डिस्प्ले किया। समझ में आया दोस्तों? ये ताइवान के ऊपर ऐसा होना कोई हवा में से थोड़ी ऐसा काम होता है, कहीं कुछ होगा उसका ये कंसिक्वेंसेस होता है। समझ में आया? Seoul, South Korea launches jets and fire shots from north, flies drones. South Korea military fired warning shots, scrambled fighter jets and flew certain surveillance assets across heavily fortified border with North Korea. नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक डीमिलिटराइज जोन है, 38th पैरेलल बोलते हैं इसको। ठीक है, और नॉर्थ कोरिया वहां पे ड्रोन्स लगा कर एयर स्पेस को वायलेट करता है, और पिछले 5 सालों में ये पहली बार साउथ कोरिया ने ऐसा काम करना चालू किया। तो ये वापस अगेन से एनुअल एक्सरसाइज हो रही है, ऐसा तो मेरे को लग रहा है, पर एनीवे फ्यूचर क्या होगा ये नहीं पता। ठीक है, 17 killed in days of heavy snow across large parts of Japan. जापान के बहुत सारे एरिया में बहुत सारी बर्फ आ रही है। हैवी स्नोफॉल इज अ कॉमन थिंग इन द विंटर इन जापान। ठीक है, अमेरिका के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है ना, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। रशिया एक्यूजेस यूक्रेन ऑफ डेडली ड्रोन अटैक्स ऑन द बॉम्बर बेस। ठीक है, यूक्रेन हमारे ऊपर मतलब डेडली ड्रोन अटैक करता है, और अब रशिया चाहता है कि यूक्रेन के साथ हम डील करें और हम एक पीस अग्रीमेंट करें, और यूक्रेन अब तैयार नहीं है। यूक्रेन बोलता है कि जब तक वो चारों 4 एरिया है ना, दैट इज दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन, ज़िपोरिजिया है ना, ये वापस करिए। पुराना जो क्रीमिया आप लेकर बैठे थे, वो भी 2014 में आप लेकर गए थे ना, वो वापस करिए, तब हम जाकर तुम्हारे साथ बातें करेंगे, नहीं तो पंगा है। ठीक है, तो रशिया ने कहा कि यूक्रेन ने हमारे ऊपर ड्रोन अटैक करना चालू किया है, सो दैट वे वी आर गोइंग टू अगेन से क्रिएट मोर ट्रबल। पर एक तरफ ये बोलते हैं कि हम प्यार मोहब्बत की बातें भी करेंगे, पीस भी लेकर आएंगे, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, इंडिया का ये महत्वपूर्ण अपडेट, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 8वां अपडेट है हमारा। ठीक है, दिस इज नोन एज देश बिल। क्या बोलते हैं दोस्तों? देश बिल। क्या है ये देश बिल? समझते हैं दोस्तों। ये है SEZ का नया कोई सिस्टम। हम SEZ को रिकैलिब्रेट करने के बारे में बात करते हैं। SEZ का मतलब हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा हम भारत में अलग अलग तरीके की अगेन से बिजनेसेस को लेकर आना चाहते हैं, और इस बिजनेसेस के द्वारा हम इस देश में एक तरीके से FDI लाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आया आपका देश बिल। अब आपको अगर ना पता हो देश का फुल फॉर्म, तो प्लीज फटाफट ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। अब क्या हुआ कि जो SEZ थी है ना, अभी तक वो ये होता था कि SEZ अनाप शनाप हमने बना के तो रख दी। अब SEZ में FDI हम मंगवाए, बिजनेस आए, बिजनेस में पैसे लगाया, और उन्होंने वहां से अपने बिजनेस चालू करे। पर उसकी वजह से कौन सी इंडस्ट्री आगे बढ़ी है ना, किधर आगे डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में कुछ फायदा हुआ नहीं। तो अब हम इस देश बिल के द्वारा हम SEZ को बोलेंगे कि अब आपको कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फिट होना है, और उस मुताबिक ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये सर नो। सो बेसिकली आपको है ना, अलग अलग जो कैटेगरी हमने बनाई है, 4 जोन हमने आपके लिए बनाए। उन 4 जोन में प्री क्लियर्ड जोन है, उसमें आपको आना है, और वही हम आपको नोटिफाई करेंगे। समझ में आया दोस्तों? SEZ का पूरा कहानी शिफ्ट करने के बारे में बात है। SEZ को हम अलग अलग 4 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आया दोस्तों? 9वां अपडेट हमारा नेपाल का। नेपाल से प्रचंडा साहब, ठीक है, हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं पुष्पा कुमार दहाल,
क्या नाम है उनका, पुष्पा कुमार दहाल, पॉपुलरली नोन एज प्रचंडा, ठीक है, ही हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के ये लीडर है, और ये कम्युनिस्ट पार्टी के हैं तो एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि ही इज मोर इन सपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्टी का, उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस वैसे पुअर था, पर क्योंकि दूसरी पार्टी थी वो भी बहुत ज़्यादा मेजोरिटी लेकर आई नहीं, तो कोएलिशन गवर्नमेंट बनी। इस कोएलिशन गवर्नमेंट में जो एक से खड़गा प्रसाद ओली साहब थे, उन्होंने जो प्रीवियस पोजीशन लेकर बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक है, तुम ले लो, फिर बाद में हम लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ और ये बन गए, और विद्या देवी भंडारी जी को इन्होंने अपना एक से रिक्वेस्ट भेजा, और उन्होंने कल उनको ओथ भी दिला दी और नए प्राइम मिनिस्टर बन गए पुष्पा कुमार दहाल, ठीक है। प्रचंडा इज अपॉइंटेड न्यू प्राइम मिनिस्टर। इसके बारे में रेगुलरली अपडेट देखते रहिएगा दोस्तों। और हमारा 10वां मुद्दा है दोस्तों, कल हमने बात करी थी यूएसए में 24 लोगों की मौत हुई, आज वापस न्यूज आया 48 पीपल वर किल्ड इन मैसिव विंटर स्टॉर्म विच इज वेलोपिंग मच ऑफ द यूएसए। वेलोप मजेदार सा वर्ड है दोस्तों, ठीक है। क्रिसमस ब्लिजार्ड दैट पैरालाइज्ड बफेलो एरिया, बफेलो डिस्ट्रिक्ट है, बफेलो स्टेट है, वहाँ पे है ना, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। साथ में वेस्टर्न साइड के ऊपर तो काफ़ी दिक्कतें आई दोस्तों। इस स्टॉर्म का नाम क्या आ रहा है ये देखिए दोस्तों। कल भी मैंने पूछा था, किसी ने मुझे बताया नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए इस चीज़ का नाम क्या है। द ब्लिजार्ड हैज़ क्रिएटेड ऑल द मोर बिग प्रॉब्लम इन यूएसए। इसको रेगुलरली अपडेट देखते रहिएगा, बिकॉज इसके द्वारा जब अपडेट आती रहेगी, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि, और सिर्फ यूएसए का नहीं पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ पे इसकी दिक्कतें आई और ये क्यों इस तरीके की गर्मी और ठंडी के सिनारियो क्रिएट हो रही है ना। तो ये पूछा जाएगा कि ये बॉम्ब साइक्लोन कैसे बनता है, इतना बर्फ आता कहाँ से है, क्यों इतना स्टॉर्म आता है, इसके पीछे के कारण क्या है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। इज दैट वेरी क्लियर? चलिए बढ़िया। तो आज का मज़ेदार सा सेशन रहा, क्या आपको मज़ा आया? आज 10 में से इसको मार्क दे दीजिए। कैसा लगा आपको आज का सेशन? चॉइस ऑफ यू कैन से इवेंट्स कैसी थी? इन 10 इवेंट में से सबसे पसंदीदा आपका इवेंट न्यूज़ कौन सी रही, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आपको कुछ और हमारी तरफ से जानकारी और सपोर्ट चाहिए, वो भी लिखिए, ठीक है। एंड दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छी अच्छी इमोजी लगा दीजिए और नितिन से जिंदाबाद बोल दीजिए, ताकि हमको अच्छा लगे कि भैया कुछ अच्छा काम हो रहा है, मज़ा आ रहा है, पूरे इंडिया के बच्चों को मज़ा आ रहा है। चलिए ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट।